अच्छा, आज हम आपको ज्योग्राफी का जो एक टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक है, लेक्चर है ज्योग्राफी का फर्स्ट, जिसमें हम जनरल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, उसमें करवाते हैं या किस तरह से हम पढ़ाते हैं वो बताएंगे। उसके बाद एक क्लास लॉ की होगी। ठीक है, यहाँ पर दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक जो जिन्होंने सिर्फ जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, जिस तरह से जूनियर क्लर्क के लिए, असिस्टेंट के लिए, लेबर ऑफिसर के लिए। ठीक है, और सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एसडीओ का सेशन ज्वाइन करना है स्पेशली। उसमें जनरल नॉलेज भी होगा और लॉ का पोर्शन भी है। तो लॉ की जो क्लास है वो सेकंड होगी। ठीक है, इस क्लास के बाद लॉ की जनरल क्लास होगी। आफ्टर देन कोई जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीपीएससी का जो जनरली पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, पीपीएससी का एक पेपर है जनाब, प्रोटोकॉल असिस्टेंट का। 2024 में ये पेपर आया था, प्रोटोकॉल असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट के पेपर में किस, ये वेटेज क्या थी ये देखनी है आपने। देखें, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाज बुक्स ऐसी हैं मार्केट में जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की हुई है, लेकिन वो जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी भी ऐड कर देते हैं। लेकिन फिर वो उसको मैंने सेपरेट किया कि यार ये जिस तरह कैपिटल्स हैं, करेंसी हैं, हिस्ट्री है, उस सब को मैं ज्योग्राफी का ही पार्ट समझता हूँ। ज्योग्राफी के स्पेशली जब हम लेक्चर्स करवाते हैं तो हर चीज़ उसमें कवर होती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह अगर हमने जब अफ्रीका करना है, अफ्रीका में इजिप्ट कंट्री करेंगे, तो इजिप्ट में ही हम हिस्ट्री को कहाँ से उठाते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी उठा लेते हैं। वो थोड़ा सा टच दे देते हैं कि यार यहाँ पर ये जो फिरौन था इस जमाने का था, वो चार पांच वो दिलचस्पी क्रिएट करने के लिए जस्ट। तो कोशिश ये होती है कि हिस्ट्री को साथ साथ कवर करें, करेंसी को साथ साथ कवर करें। और दूसरी जो हमारी कोशिश होती है भरपूर, वो ये होती है कि हम अपने लेक्चर्स के साथ साथ पास पेपर्स को भी कवर करते जाएं। जिस तरह अभी आप देखोगे ज्योग्राफी के इस लेक्चर में, लेक्चर के टॉपिक के साथ साथ ही पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। फिर इंडो पाक हिस्ट्री से 22 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश से 15 है, इंग्लिश से पोर्शन ज्यादा आने लगा, 15 क्वेश्चंस, इस्लामिक स्टडी से 7 क्वेश्चंस, एवरीडे साइंस से 7। ठीक है, इसी तरह जनरल नॉलेज से देखें 6। ये 2024 का पैटर्न है। 2025 में सिर्फ स्पोर्ट्स से ही 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2025 के बाद पेपर्स देखोगे आप, स्पोर्ट्स साइंस के 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। हमने स्पोर्ट्स साइंस को 2019 से लेकर 2025 तक की जितने स्पोर्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सबको हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। क्या आप टॉपिक वाइज, गेम्स वाइज, जिस तरह मर्जी कह सकते हैं आप, मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से, इंटरनेशनल गेम्स के हवाले से, तो हमने उसको अरेंज किया है। और उसको कोशिश की है कि तमाम गेम्स जितनी भी है, क्योंकि गेम्स ऐसा ये टॉपिक है, इसको बहुत कम एकेडमीज पढ़ाती हैं। तो हम इसको ऐसे कवर करते हैं कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए। कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, गेम्स दिखती कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट कोर्ट्स दिखते हैं, किस तरह से खेली जाती हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देते हैं 3 एक लेक्चर्स में। फिर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये ज्योग्राफी के पहले या उसके बाद करवा देते हैं। बुक्स के लिए अलग से टॉपिक बना देते हैं, दो दो एक टॉपिक है, जितनी भी बुक्स आई हुई हैं पास पेपर, जस्ट पास पेपर्स में, इससे इजाफी नहीं। और उनके जो लिंक्स क्रिएट कर दिया किसी तरह से, इनको याद कर लिया जाए। ठीक है, याद रखें, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें डाटा का होना अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबने ये बात ना ध्यान से समझनी है। डाटा का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि डाटा सबके पास अवेलेबल है। आपके पास बुक्स भी हैं, पास पेपर्स भी हैं, अच्छे मेंटोर्स भी हैं, बेशुमार हैं, ऑनलाइन है, आप उसमें वो तैयारी कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। किसी बड़े भाई ने तैयारी की थी, आप उससे नोट्स ले लेते हैं, किसी दोस्त ने तैयारी की थी, उससे रजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बेशुमार सोर्सेज हैं। अब डाटा की तो कोई कमी नहीं है, आप जहां उसे जितना मर्जी चाहे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। असल इशू है उस डाटा को एब्जॉर्ब करना। आपने एक मरतबा रीड भी कर लिया, आपने एक मरतबा याद भी कर लिया, सेकंड इशू है रिटेन करने का। कि सर अगर 10 दिन ना पढ़े तो भूल जाता है। समझ रहे मेरी बात? 10 दिन ना पढ़े तो भूल जाता है।
पास स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने 6 साल के पेपर कर लिए हैं। भाई 6 साल के इस तरह से कर लिए कि 2019 से शुरू हुए 2025 तक आ गए, 7 साल बन गए। अब वो जो 2025 पे आता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 2019 के भूल जाते हैं क्वेश्चंस, उसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ता है। आप कुछ स्टूडेंट्स प्रेशराइज हो जाते हैं, यार ये तो होने का ही नहीं, इतना ज्यादा डेटा है। तो इन सब का सोल्यूशन, क्लियर बात। फिर मैथ, उसके 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हम उस पेपर की बात करें प्रोटोकॉल असिस्टेंट की, कंप्यूटर के 6 हैं। कंप्यूटर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू कर होता है बहुत ज्यादा। तो आप लोग देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस तरह से हमने पिक्चर्स ऐड करके एक एक जो उसका पार्ट है, कंप्यूटर का एक एक पार्ट है, उसकी रैम कैसी दिखती है, रोम कैसा दिखता है, हमने उसका तमाम, और उसके भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस ही अरेंज किए हुए टॉपिक वाइज। ठीक है, हमारी मेथोडोलॉजी ये है कि हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज करके फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको एक्सपेंड करते हैं। क्योंकि जहां ये इश्यू है एग्जाम्स की तैयारी में कि कितना ज्यादा किया जाए, वहां ये भी तो इश्यू है ना कि कितना कम किया जाए। क्यों? क्योंकि आप क्या चीज, मिसाल के तौर पे पास पेपर में आ जाता है, भाई अकबर बादशाह की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। अब अकबर बादशाह की डेट ऑफ बर्थ उसने पूछ ली है, तो आप क्या 30-40 तमाम मुगल बादशाहों की डेट देखोगे? नहीं। तो वो देखना पड़ेगा भी किस बादशाह की इंपॉर्टेंट, या अकबर की पूछी क्यों, अकबर की क्यों डेट पूछी, बाबर की तो कभी उसने डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, अकबर की पूछता है वो। ठीक है, औरंगजेब की डेथ पूछता है, क्यों पूछता है भाई? औरंगजेब की कभी तारीख पैदाइश शायद पूछी हो। डेट ऑफ डेथ पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? रीजन है। ठीक है, यही एक मेंटोर का काम होता है कि वो आपको हाईलाइट करके दे रहा होता है पॉइंट्स को, कि ये अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो उसकी रीजन ये है। क्लियर होगी बात। फिर इसी तरह उर्दू है, उर्दू का भी ग्रामर का पोर्शन ही ज्यादा मतलब समझाने वाला होता है, बाकी कोशिश होती है कि पास पेपर से आपको कनेक्शंस बनवाए जाएं, तैयारी करवाई जाए, टेस्ट लिए जाएं करंट अफेयर्स का भी। ठीक है, टेस्ट जो है वो हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ, मैं 2016 से टीचिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर टीचिंग। तो मैं ये समझता हूँ टेस्ट फर्ज है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये समझता हूँ कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। 2016 में मैंने अपनी एकेडमी बनाई थी मुल्तान में। तो मैं उनको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, बीएससी के स्टूडेंट्स थे वो, बॉटनी जूलॉजी के। मैं समझता हूँ कि ये 10th के स्टूडेंट्स हैं एफएससी के। डेली टेस्ट, जब तक टेस्ट नहीं लोगे। ठीक है, ये हमारी कोई आदत पड़ी, जब मैं 9th 10th में पढ़ता था तो हमारे टीचर बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते थे। तब मैं समझ गया कि अगर स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को भी कामयाब होना है, याद रखें, याद रखें, ये जो आप लोग हैं, ये जो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड होकर अब आप आते हो, ये यूनिवर्सिटी हमारी आदतें खराब कर देती है। आपको उसी लेवल पर जाना होगा पीछे, मैट्रिक एफएससी के लेवल पर अपने माइंड सेट को लेकर जाएं कि आपने कितनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली थी। मैं ये शर्त लगा के कहता हूं आपसे कि सीएसएस की तैयारी एफएससी की बुक से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीएसएस की अगर ओवरऑल प्रिपरेशन देखें, ओवरऑल सिलेबस देखें, एफएससी की बुक से ज्यादा सिलेबस नहीं है सीएसएस का, कम होगा, एक्चुअली कम होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है एफएससी में हम एक नरम शाख होते हैं, हमें मोड़ लिया जाता है किसी भी तरह से, हम ढल जाते हैं। जो नहीं ढलते उनके मार्क्स कम आते हैं एक्चुअली। ठीक है, और जिनको फियर होता है या शौक होता है वो टॉपर होते हैं। तो इसी तरह आप अपने माइंडसेट को वहां पर रखें। आप अपने टीचर को भी उसी तरह से रिस्पेक्ट दें जिस तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स देते थे जब आप मैट्रिक के होते थे। उसी तरह क्लोज रहें अपने टीचर से, उसी तरह बच्चों की तरफ बात करें, पूछें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, उसी तरह माइंड मैच्योर माइंड सेट होगा, तो फिर आप कामयाब होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर होगी बात। क्यों कह रहा हूँ ये सब? उसी तरह टेस्टिंग दें, उसी तरह स्टडी करें, उसी तरह 7-8 घंटे स्टडी करें, बार बार पढ़ें, डिस्कशन करें, दोस्तों से मिलें तब डिस्कशन करें, टीचर से भी डिस्कस करें हर चीज, तब जाकर आप क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जी जियोग्राफी का लेक्चर। और ये एक तरह से डेमो क्लास है कि किस तरह से हम अपनी क्लासेस को लेकर चलते हैं।
ये ज्योग्राफी है, तो सबसे पहले पास्ट पेपर में देखें क्वेश्चन आया हुआ है कि 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि ज्योग्राफी का जो वर्ड है फर्स्ट यूज्ड बाय इरेटोथीन्स। इरेटोथीन्स ये ग्रीक फिलोसफर था, बेसिकली पॉलीमैथ, मल्टीपल टैलेंट थे इसमें, ज्योग्राफर, पोइट, एस्ट्रोनॉट, म्यूजिक थ्योरिस्ट वगैरह वगैरह। मैंने इब्राहिम इब्न अल हैसम की एक बुक पढ़ी थी मैट्रिक में, और मैं हैरान रह गया, उसके 2 पेजेस तो सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन पे थे। उसके 2 पेजेस तो सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन पे थे कि ये क्या क्या था। तो एक्चुअली उस वक्त डोमेन्स तो ज्यादा थी, लेकिन वो इतनी एक्सटेंडेड नहीं थी, नॉलेज इतना एक्सटेंडेड नहीं था एक्चुअली। इस वजह से फिर ये हर हर तरह के नॉलेज, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, केबल भी नहीं थी, नेट भी नहीं था, तो ये बेचारे पढ़ते पढ़ते रहते थे। खैर, स्टार्ट करते हैं जी। ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो देखें। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? स- सही समझ आ रही है बात की? यस सर। यस अच्छा सर। ये अच्छा सर आ अच्छा। रही है क्लियर। जी सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, मैं असल में परेशान हो गया हूँ, मैंने कहा इतनी खामोशी, इतना साइलेंस है, तो कहीं मैं खुद से ही लगा हुआ हूँ आईने के सामने, ऐसा तो नहीं है? मेरी सर समझ आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज देखें जी, ज्योग्राफी जब भी स्टार्ट करें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। लेक्चर के दौरान फिर थोड़ा बहुत उस वक्त भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, जो कुछ जो भी हम पढ़ेंगे, जब कॉन्टिनेंट फिर कंट्रीज पढ़ते जाएंगे तो टर्मिनोलॉजीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आइलैंड है, सिंपल, कि एक जमीन का टुकड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टुकड़ा, जमीन के लिहाज से की निस्बत कंपैरेटिवली छोटा सा टुकड़ा है, जिसको चारों तरफ पानी ने घेरा हो तो उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, उसको आइलैंड कहते हैं, जमीन चारों तरफ। क्या पाकिस्तान में भी कोई आइलैंड है? क्या पाकिस्तान में कोई आइलैंड है? सुना कभी किसी ने? जी है। वेरी गुड अली, शाबाश, एस्टोला। चलो, तो आइलैंड है। इसके अलावा अगर बहुत सारे आइलैंड हों और वो एक बड़ा जमीन के खिता बना दें, कंट्री बना दें फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आर्चिपिलागो कहते हैं। कंट्री ना भी बनाए, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो तो वो आर्चिपिलागो होते हैं। कंट्री का पार्ट भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि ओवरऑल कंट्री ही हो आर्चिपिलागो, लेकिन कुछ कंट्री भी ऐसे हैं जो एक्चुअली आर्चिपिलागो कंट्री हैं वो। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट आर्चिपिलागो कौन सा है, यहाँ पर देखें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ, ये मलाइशिया, इंडोनेशिया के ये पार्ट्स हैं, ये सारे पानी में घिरे हुए हैं। जो कि पानी में घिरे हुए हैं, देखें आपस में कनेक्टेड भी हैं। ये मुख्तलिफ आइलैंड हैं, कोई बड़ा आइलैंड, कोई छोटा आइलैंड, छोटे बड़े बेशुमार आइलैंड हैं। कितने हैं? तकरीबन 25,000 आइलैंड हैं साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है, इसको ओवरऑल कहते हैं माले आर्चिपिलागो। ठीक है, लेकिन ये दो कंट्री हैं बेसिकली, इंडोनेशिया और मलाइशिया। इंडोनेशिया और मलाइशिया के कलेक्टिव आइलैंड्स हैं, ये पार्ट्स हैं। तो ये लार्जेस्ट आर्चिपिलागो है। फिर पेनिनसोला। आइलैंड क्या था जिसको चारों तरफ पानी ने घेरा हो? पेनिनसोला क्या होता है? जिसको 3 अतराफ से पानी ने घेरा हो। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसोला है। ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसोला, अरेबियन पेनिनसोला। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। इसके एक तरफ रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी है, यमन, ओमान और सऊदी अरबिया, इराक वगैरह। तो ये पेनिनसोला, इसको हम पढ़ेंगे फिर डिटेल से, इसका कितना रकबा है, कितने कंट्रीज इसमें आते हैं वगैरह वगैरह, सब डिटेल, लेकिन फिलहाल ये जनरल है। गल्फ। अब ये 2-3 टर्म्स ऐसी हैं, गल्फ, बे, इस तरह की टर्म्स जिसको आप सिर्फ शेप से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, इसकी शेप से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। गल्फ किसको कहते हैं? इसका, जिसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो है, इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, ओपनिंग कम है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
फिर कहाँ पे इसको छोड़ दो, जब हम पढ़ेंगे आगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट तो साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो आपने इसको नोट डाउन करना है लेक्चर को, चाहे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में कर लीजिएगा चाहे। बे, अब बे को देखें यहां से, इसका इसकी जो ओपनिंग है वो काफी एक्सपेंडेड है। ठीक है, लेकिन इसकी डेप्थ गल्फ से कम होती है। ठीक है, इसकी डेप्थ गल्फ से कम होती है, लेकिन इसकी ओपनिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। फिर बाइट, ये बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट जैसी है, बाइट ऐसे है, इसकी डेप्थ ना होने बिल्कुल कम होती है, बहुत ज्यादा। और ये और ज्यादा एक्सपेंडेड है, ओपनिंग और ज्यादा एक्सपेंडेड है, डेप्थ और ज्यादा कम है, तो उसको बाइट कहते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, लार्जेस्ट बाइट इन द वर्ल्ड। तो ये इसको आपने इसको शेप शेप बनानी है बकायदा। ठीक है, इस तरह से ये बाइट, ये बे, और गल्फ को आप ऐसे बना लें। इस तरह से आपने पेंसिल से ड्रा करना है। ठीक है, ब्लू मार्कर से ऐसे टिक करके, ऐसे ऐसे करके आप इसमें पानी की शेप बना दें। फिर उसके बाद आप इसमें लिखें। आपने, जो भी स्टूडेंट हैं, याद रखें दो बातें। नंबर वन, आपका रजिस्टर ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप उसको 2 साल भी मुसलसल पढ़ते रहो तो आप उससे थको ना, आपको खुशी महसूस हो। ठीक है, 2 साल मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप 16 स्केल पे भी रिक्रूट हो गए ना, 16 पे भी, तो आपने 17 के लिए तैयारी करनी है, ये 100% है। मोस्टली जो काबिल स्टूडेंट हैं, जो किसी ना किसी पोस्ट पे जाते हैं ना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जूनियर क्लर्क लग गए तो असिस्टेंट की तैयारी, असिस्टेंट लगे तो एडीए की तैयारी, असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी, वो तैयारी चलती रहती है। आप अपने रजिस्टर पर मेहनत करो और उसको इस कदर खूबसूरत बनाओ, कलरफुल बनाओ, हर टॉपिक के बाद स्पेसेस डालो, कलरफुल टैग्स लगाओ, हर एक चीज, कि आप उसको जितना पढ़ो आपको खुशी महसूस हो हर स्टेप पे कि यार देखो मैंने बनाया है, मेरी क्रिएटिविटी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने रजिस्टर को इस कदर कंप्रीहेंसिव बनाओ, इस कदर कंप्रीहेंसिव बनाओ कि आपका जैसे ही पेपर सर पे आता है आपको पता हो कि मैंने अगर मेरा रजिस्टर कर लिया तो 6 साल के क्वेश्चंस भी इसमें है, एडिशनल मटेरियल भी इसमें है। और वो किस तरह से मुमकिन होगा? नंबर वन, हमारे लेक्चर्स जो हम दे रहे हैं उसमें पास पेपर्स हैं बहुत सारे, बहुत सारे पास पेपर्स के टॉपिक हैं, तकरीबन 90% हो जाएगा। लेकिन फिर भी पास पेपर आपने हर टॉपिक के बाद थोड़ी स्पेस दे देनी है। जब आप पास पेपर पढ़ोगे उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो जाहिर है टीचर या मेंटोर जो भी है वो 100% तो आपको टॉपिक के से रिलेटेड डाटा नहीं लेक्चर के दौरान दे सकता। तो आप उसको अपने लेक्चर में एडजस्ट करो पास पेपर पढ़ के। जब आपको वो तैयार हो जाए फिर आपको अच्छी वेबसाइट देख लो, कोई अच्छी बुक देख लो, फिर वहां से देखो। कहने का मकसद है आपका रजिस्टर कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये रजिस्टर कर लिया तो इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम है। स्ट्रेट, अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट और आइसमस। स्ट्रेट क्या होती है? स्टूडेंट यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेट क्या है? पानी की एक तंग पट्टी है, पानी की एक तंग पट्टी है जो दो समंदरों को, दो वाटर बॉडीज को, बिग वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है और जमीन के दो बड़े टुकड़ों को सेपरेट करती है। दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट, और दो जमीन के बड़े टुकड़ों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। आइसमस जिस तरह, अच्छा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, 800 किलोमीटर। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का देखो, ये बड़े दो टुकड़े, अगर ये पानी की पट्टी ना होती तो क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए ना होते? ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के इस तरफ भी खुला समंदर है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के राइट साइड पे भी खुला समंदर है, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ने दो खुश्की के बड़े टुकड़ों को सेपरेट कर दिया। क्लियर हो गई बात? यस या नो? यस सर। ओके।
माले यस माले सर। ओके। ओके ओके असद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, सेपरेट पेनिनसुला, जी माले इस्लाम किया पेनिनसुला। मैंने सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम असद, असद, थैंक यू। सेपरेट माले पेनिनसुला फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, इसको छोड़ दें, बाद में करेंगे इसको जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर आइसमस। अब ये उसके रिवर्स है। आइसमस क्या है? ये खुश्की की एक पट्टी है। खुश्की की एक पट्टी है जो पानी की यानी कि दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, जबकि दो खुश्की के बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है। इस तरह पूरा एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, पूरा एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, उन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है पनामा ने। पनामा कंट्री है, आइसमस भी है, और दो बड़े ओशंस को आपस में सेपरेट किया हुआ है, अटलांटिक और पैसिफिक को। नेक्स्ट है कैप। कैप क्या है? एक एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड है इन द वाटर। एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड है कॉन्टिनेंट से, को बहुत जमीन का कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को एक्सटेंडेड हो रहा है समंदर में, तो उसको हम कैप कह देते हैं। कैप ऑफ अगुलास, कैप ऑफ गुड होप, ये हम पढ़ेंगे। आप इसकी डायग्राम बना के रखें। लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब एक ऐसा कंट्री जिसको चारों तरफ से कंट्रीज ने घेरा हो, उसको कोई समंदर न लगता हो, तो उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ये कितने होते हैं? डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा होता है, ठीक है, एशिया में कौन कौन से लैंड लॉक कंट्री हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम ड्यूरिंग लेक्चर्स देखेंगे। बस आपको टर्म समझ आनी चाहिए। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। अच्छा, ये लेक्चर्स आपने ध्यान से लेने हैं, आप में से कोई सोया हुआ ना हो, क्योंकि आगे क्विज भी होना है साथ के साथ। लेक्चर एंड ये एंड होते ही क्विज भी होगा साथ ही ना, तो आप देख फिर अपनी आपने एनालिसिस करना है कि कितनी चीजें आपने रिटेन की हैं। ये चीज बड़ी जरूरी है, याद रखना। हमारा जो माइंड है ना, उसकी एक खास जो भी रूटीन फॉलो होती है, उसकी वो रूटीन उसके अंदर उसमें फिक्स हो जाती है। अमूमन जब हम क्लास लेते हैं, हमें पता है कि क्विज नहीं होना, कोई पूछा नहीं जाना फॉर एग्जांपल, तो वो बिल्कुल पैसिव होगा, रिलैक्स होगा। लेकिन अगर उसको पूरा पता होगा कि कोई भी कुछ क्वेश्चन होगा, कोई पूछी जाएगी बात फौरन, तो वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपने एक्टिव रहना है। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट एंड ओशन, देखो एक वक्त था, एक बहुत ये भी पीपीएससी के पास पेपर का क्वेश्चन है 2021-22 का, कि तमाम जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड, वो सब इकट्ठी थी, एक जगह पे थी, कलेक्टिव, उसको पेंजिया कहते थे। पेंजिया, ठीक है ये। उसके बाद फिर जलजले वगैरह आते रहे, कभी जो भी नेचुरल फिनोमिनन थे, उसने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका जो बहुत अरसे बाद जमीन में डिस्कवर हुई, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अफ्रीका, मेरे ख्याल से यही बनेगा, ये अफ्रीका, ये टूट के फिर ऐसे सीधा हो गया, और फिर ये एशिया, ये सेपरेट हो गया, ये यूरोप बन गया, और ये एशिया। ये मैंने ऐसे रफ बना दिया आपको। इस तरह से फिर ये 7 कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए। कोई कहता है 8 है, कौन ओशनिया भी एक कॉन्टिनेंट है वगैरह वगैरह। 7 कॉन्टिनेंट वजूद में आए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं जी? 7। और यूएनओ कहती है कि 197 कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। अब एरिया वाइज देखते हैं, सबसे बड़ा कंट्री कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, एरिया वाइज सबसे बड़ा। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है लार्जेस्ट में। इसी तरह अगर स्मॉलेस्ट में देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज सबसे छोटा है, और यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट है। रिपीट करते हैं, एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है बाई एरिया, अफ्रीका बाई एरिया सेकंड लार्जेस्ट है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है।
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। इस तरह ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, यूरोप सब सेकंड नंबर पर आता है स्मॉलेस्ट में। अब इसको बाई पॉपुलेशन देखते हैं। बाई पॉपुलेशन भी एशिया सबसे बड़ा है, एरिया वाइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है। अफ्रीका भी सेकंड नंबर पर है, एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पर है और पॉपुलेशन वाइज भी है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पर एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका था, लेकिन यूरोप की पॉपुलेशन थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट है यूरोप। ठीक है, एरिया वाइज सेकंड स्मॉलेस्ट था, लेकिन पॉपुलेशन वाइज थर्ड लार्जेस्ट है। फिर स्मॉलेस्ट देखें, एरिया वाइज कौन सा स्मॉलेस्ट था? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब पॉपुलेशन एंटार्क्टिका में सबसे कम है, और ऑस्ट्रेलिया अब सेकंड स्मॉलेस्ट है। क्लियर होगी बात? चलो, ओशंस, 7 ओशंस हैं। आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के दो हिस्सों में अटलांटिक ओशन को डिवाइड किया है, क्योंकि बड़ा है काफी ज्यादा, तो नॉर्थ और साउथ। पैसिफिक ओशन भी काफी बड़ा है, नॉर्थ और साउथ। इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन। इस तरह से ये 7 कॉन्टिनेंट बनते हैं। अब मैं तो कह रहा हूं 7 कॉन्टिनेंट बनते हैं, लेकिन पीपीएससी ने इसमें देखे क्वेश्चन पूछा, इसमें 7 का ऑप्शन ही नहीं है। बताइए जी, क्या आंसर बनेगा? 5। 5? सर रोशन तो 5 ही है ना। हाँ जी, 5। वो जो बात है कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे आ गई, फिर वो क्या गलत है? हाँ भाई मिर्जा, सर डायरेक्शन के हिसाब से 7 है। डायरेक्शन कहाँ से आ गई दरमियान में? साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन। हम्म, हाँ बस वो आप यूं कहें कि वैसे तो 5 ही हैं, लेकिन बहरहाल है 7, उसको ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ अगर नाम दे दिया, अब आप कहें कि फिर कॉन्टिनेंट भी 6 हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक ही कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन आ गई ना, नॉर्थ और साउथ तो डायरेक्शन आ गई भाई, वो नाम बन गया उसका, वो नेम है, आप उसको डायरेक्शन की तरह ना देखें, वो नेम है। ओके ओके। ठीक है, लेकिन जब तो पीपीएससी ने कह दिया मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, अब ध्यान से देखें, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है इस तरह से कि आप वक्त पर एडजस्ट कैसे करोगे, अपना दिमाग कैसे चलाओगे। अब एक्चुअली 7 ही हैं, लेकिन जहां पर वो कह रहा है कि भाई 1 2 3 4 5, अब आप अपना दिमाग लड़ाओ, जिस तरह अभी आपने कहा कि भाई वो जो नॉर्थ साउथ है उसको एक एक ही कंसीडर कर लें, तो नॉर्थ साउथ, अटलांटिक, नॉर्थ साउथ, पैसिफिक, उन दोनों को अगर मर्ज कर दें, तो फिर क्या हमारा आंसर आएगा? 5। समझ आई बात की या गई? यस सर। आ गई, चल। यस सर। ये हैं, ये बात हो चुकी है। ये आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन। सर सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। लास्ट अभी जो बताया आपने स्मॉलेस्ट जो है एरिया अकॉर्डिंग एरिया, तो जी, सर हमारे पास पीपीएससी में सेकंड स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, तो सर हमारे पास जब वो ये कहेगा स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, तो फिर हम क्या उसमें सिलेक्ट करेंगे? तो जो स्मॉलेस्ट बताया वही करोगे। सर उसमें सेकंड भी आपने बताया ना, एक तो हाँ 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 वो हाँ। सेकंड तो ऑस्ट्रेलिया आ गया ना। नहीं नहीं फर्स्ट नहीं, वाला भी स्मॉलेस्ट है, वो सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो हम फिर किसको चूज करेंगे सर? अगर आपसे कहे कि स्मॉलेस्ट क्या है, इसका मतलब फर्स्ट फर्स्ट लेवल पर फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, और अगर उसे सेकंड पूछना है तो वो सेकंड पूछ कहेगा कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। जैसे मूवीज में होता है सेकंड स्मॉल, सेकंड लास्ट एपिसोड, इस तरह। ये हाँ पूछे जी, कि स्मॉलेस्ट बताएं, तो फिर हम सेकंड स्मॉलेस्ट। अब फर्स्ट देखिए वाला ना, बताएंगे। अब देखें, अब आपसे अगर वो पूछेगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछेगा, वो अंडरस्टूड होता है। जब सीरीज आ जाती है तब हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड, लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछे तो इसका मतलब वो लार्जेस्ट ही है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जब वो लार्जेस्ट पूछता है तो इसका मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट। अगर उसने सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट पूछना है तो सेकंड थर्ड का नाम देगा।
पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, ये डिटेल आ गई, ध्यान से समझें। इस तरह कॉन्टिनेंट को पढ़ा था, इसी तरह ओशंस भी हैं। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन, डीपेस्ट भी है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है, इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, और आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट है। साउदर्न ओशन, ये इसको कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, एटलीस्ट आपने स्मॉलेस्ट याद रखना है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, डीप भी है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है, इंडियन ओशन थर्ड और आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट। ओशन और समंदर यानी कि ओशन और सी दोनों को उर्दू में समंदर ही कहते हैं, लेकिन ओशन बड़ा होता है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में कई एक समंदर हैं, जिस तरह ओमान सी, अरेबियन सी, हमारे जो हमें लगता है पाकिस्तान को जो लगता है ओमान सी। ये जिस तरह कॉन्टिनेंट में देखें, जिस तरह कॉन्टिनेंट में कंट्रीज होते हैं, इसी तरह ओशंस में सी होते हैं। रेड सी भी इंडियन ओशन का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? सर आपने बोला कि ओशन और सी दोनों को उर्दू में समंदर कहते हैं, सर ओशन को बहर नहीं कहते? ओशन को बहर कहते हैं और सी को बहरिया? समंदर। नहीं, सी को बहरिया कहते होंगे। वो दूसरी वाली गालिब वाली उर्दू में ऐसे कहते हैं, बहर और बहरिया कहते हैं आई थिंक ना, बहीरा बहीरा सॉरी बहीरा, ऐसा सर कुछ वो कहते बहर हैं। और बर सुनो वरना बर खुशी को कहते हैं, बहर जो है ना वो पानी का जो बड़ा हिस्सा है ना, मतलब समुंदर से बड़ा है, उसको बहर कहते हैं। जैसे बहरुल काहिल, बहरुल ओकियानूस, हाँ, बहीरा छोटा समंदर होता बहर है। हिंद। हाँ, बहरे हिंद होता है। और बहीरा अहमर रेड सी है। जो छोटा समंदर है यानी कि सी को हम कहेंगे बहीरा, और जो बड़ा ओशन है उसको बहर कहेंगे। जी। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। sorry। अच्छा, अब आते हैं सी पे। जो सेकंड लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा समंदर है, छोटा समंदर सी, वो साउथ चाइना सी है। सेकंड लार्जेस्ट कैरिबियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है। ये अटलांटिक ओशन में है दोनों, और वो पैसिफिक ओशन में वगैरह वगैरह। इसको हम SCM से तैयार करते हैं, साउथ चाइना सी, सी फॉर कैरिबियन, एम फॉर मेडिटेरेनियन, इज द थर्ड लार्जेस्ट। सर इसकी जो अगर वो क्वेश्चन हमारे से पूछ लेता है तो लार्जेस्ट, तो इसका भी हम फिर वही वाला रखेंगे ना, जैसे आपने पीछे हमें हाँ जी उसका बिल्कुल बताया बिल्कुल। कॉन्टिनेंट। जो लार्जेस्ट पूछेगा तो साउथ चाइना सी। अगर वो सेकंड लार्जेस्ट का फिर नाम देगा कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। थर्ड लार्जेस्ट पूछना है तो थर्ड का नाम देगा, थर्ड लिखेगा वो, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। इसको हम आगे ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, जब कॉन्टिनेंट साथ साथ पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इसको। अब ये लार्जेस्ट हो गए, स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं। सबसे छोटा समंदर कौन सा है? मारमरा सी, ये स्मॉलेस्ट सी है। मर मर के जिंदा है जी ये, ठीक है, मारमरा सी, स्मॉलेस्ट सी, तुर्की में है। क्विज हो जाए, बस एक स्लाइड का क्विज लेंगे। बताएं जी, लार्जेस्ट पेनिनसुला, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। अरेबियन पेनिसोला। अरेबियन। अरेबियन। वेरी वेरी गुड, शाबाश। Caribbean, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट गल्फ में एम से बनता है, मलाक्का। एम से बनता है। मेक्सिको। मैक्सिको, मेक्सिको। मेक्सिको। वेरी गुड, शाबाश। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्टेट मलाक्का। थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, यूरोप। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ और अमेरिका, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। Africa, अफ्रीका का एरिया, एरिया की बात हो रही है, यूरोप। यूरोप, ओके। चलें इसको नहीं लेते हम, थोड़ा सा मेरी क्लास में मुकम्मल करना है। अच्छा जी, एंटार्क्टिका, ये हमने पढ़ाना नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि दिलचस्पी क्रिएट करनी है थोड़ी सी ना।
ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फॉल करता है, एंटार्क्टिका यहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, ये क्लास एंड हो जाएगी, इसके बाद जनाब लॉ के बच्चों की क्लास होगी। ठीक है, लॉ की क्लास होगी। तो और ये कॉन्टिनेंट है कैसा, इसको देखते हैं। एक मिनट, क्या है ये, क्यों नहीं प्ले हो रही? अच्छा, ये शॉर्ट सी वीडियो थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रही। 1 सेकेंड।